अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है ये शुरू कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने से पहले आप लोगों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का पता होना चाहिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो पहले तो इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन जब आपको पता चल जाएगा, फिर आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम आसानी से समझ आ जाएगा। इर का मतलब नो, रिवर्स का मतलब रिवर्स, यानी वो रिएक्शन जो वापस रिवर्स ना हो सके। क्या मतलब देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। ये वाले रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट उसी कंडीशन पर वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। और प्रोडक्ट के बनने को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट के बनने को बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है या रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इस केस में क्या होता है, रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट उसी कंडीशन पर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ, कंडीशन चेंज करे तो फिर हो सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन पर वापस रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा हो, बैकवर्ड ना जा सके, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बना ले और प्रोडक्ट उसी कंडीशन पर वापस रिएक्टेंट ना बना सके, तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, इरिवर्सिबल रिएक्शन अ रिएक्शन विच टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड प्रोडक्ट के बनने को कहते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग सिंगल एल्डिड एरो के साइन की मदद से शो करते हैं। और इस तरह की जो रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इसमें टोटल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में, पीछे कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, और उसी कंडीशन पर वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बना सकते। मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कंडीशन चेंज करे तो फिर हो सकता है उसी कंडीशन पर वापस वो मिल करके रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स रिवर्स एबल, यानी जो रिवर्स के काबिल हो, जो वापस रिवर्स हो सके। क्या मतलब है इसका? जैसे हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये मिल गए, उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया। इसमें हाइड्रोजन ये वाले जो है ये रिएक्टेंट है और ये वाला प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट उसी कंडीशन पर वापस रिएक्टेंट बनाते हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल उसी कंडीशन पर मिलकर के वापस क्या बना सकते हैं? रिएक्टेंट बना सकते हैं। और इस तरह की रिएक्शन को डबल एल्डेड एरो के साइन की मदद से शो किया जाता है। तो याद रखिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो वापस रिवर्स हो सके, यानी रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना ले, प्रोडक्ट उसी कंडीशन पर वापस रिएक्टेंट बना ले। तो प्रोडक्ट के बनने को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और रिएक्टेंट के बनने को बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट मिल करके उसी कंडीशन पर रिएक्टेंट बना सकते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन है किस चीज का? रिवर्सिबल रिएक्शन का। ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल में तो नहीं है। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये बात ध्यान में आप लोगों ने रखना है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो बराबर होता है किस चीज के? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। रेट ऑफ बैकवर्ड या कुछ लोग इसको रिवर्स भी कहते हैं। ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को, रिवर्सिबल रिएक्शन के इस कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यानी जितने वक्त में रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बना रहे उतने ही वक्त में अगर प्रोडक्ट मिल करके वापस क्या चीज बना सके, रिएक्टेंट बना सके, तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। रेट से क्या मुराद है? रेट से मुराद शरा टाइम, बी से आप मुराद ले सकते हैं। यानी एक सेकंड में जितने रिएक्टेंट मिल करके जितना प्रोडक्ट बना रहा है उसी एक सेकंड में उतना ही प्रोडक्ट मिल करके उतना ही रिएक्टेंट वापस बना सके, तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में बार बार बता रहा हूँ, ये कंडीशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट से मुराद शरह यानी चेंज इन कंसंट्रेशन इन 1 सेकेंड। जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसको कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, जो जैसे ये जब जैसे रिएक्शन शुरू होती है उस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता है, उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड से क्या मुराद, यानी रिएक्शन मिल करके वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना लेते हैं, और जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है उस वक्त जो है इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कुछ देर के बाद बन जाता है। अगर ये ग्राफ है, ये रिएक्शन मिल करके आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज बना लेते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लाइन जो है ये बिल्कुल सीधा हो गया, तो ये जो कंडीशन है ये क्या चीज कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे रिएक्शन शुरू होता है उस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता है, उस वक्त रिएक्टेंट जल्दी जल्दी मिल करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही होती है, रिएक्टेंट की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। आखिरकार ये आप लोग ये लाइन देख सकते हो, ये ऊपर चला गया प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं। इस कंडीशन पर अगर हम लोग देखें ये जो दोनों लाइन इक्वल हो गए इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यकीनन अभी आप लोगों को समझ आया होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये कंडीशन है रिवर्सिबल रिएक्शन का जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है किस चीज के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के कई टाइप्स है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसके मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, जिसमें एक है होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट अगर गैस है तो प्रोडक्ट भी क्या होता है, गैस होता है। जैसे इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट में हो, रिएक्टेंट गैसेस है, प्रोडक्ट भी गैस, रिएक्टेंट लिक्विड, प्रोडक्ट भी लिक्विड, रिएक्टेंट सॉलिड, प्रोडक्ट भी सॉलिड। तो इस किस्म के केमिकल इक्विलिब्रियम को होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। होमो का मतलब ही सेम होता है। और दूसरा है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें फिर क्या होता है, इसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो सेम स्टेट में नहीं होते। देखिए रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन सॉलिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है, ये सेम स्टेट में नहीं होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट में नहीं थे तो इस किस्म की केमिकल इक्विलिब्रियम को कहते हैं हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है इसको। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अभी इसके बाद जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, इस लॉ को पीवेच एंड गोल्डबर्ग, पीवेज एंड गोल्डबर्ग ने ये ला दिया हुआ है इन 1864। ये ला केमिकल इक्विलिब्रियम से भी रिलेटेड है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी इसमें यूज हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ, इस लॉ का क्या मतलब है, दिस लॉ स्टेट्स दैट rate of forward reaction
is directly proportional to the active masses या concentration of reactants। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ एक्टिव मासेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको देख लेते हैं। रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको एक्टिव मासेस कहा जाता है। टोटल रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होते हैं। सपोज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है। इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है, टोटल 3 मोल है, लेकिन प्रोडक्ट कितना मोल बना रहे हैं? 2 मोल। इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट के 3 मोल थे, 2 मोल ने रिएक्शन किया और 1 मोल ने रिएक्शन नहीं किया। जो 2 मोल ने रिएक्शन किया वो एक्टिव मासेस है। 1 मोल ने जो रिएक्शन नहीं किया वो अभी तक इनएक्टिव एक्टिव नहीं है। एक्टिव मासेस से मेरा ये मुराद है कि रिएक्टेंट में टोटल रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती है। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसको एक्टिव मासेस कहा जाता है। अब इसलिए आपको सिंपल वर्डिंग में देखें तो क्या होगा, कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा थे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा टाइम ले लेगा, और रिएक्टेंट कम थे तो प्रोडक्ट कम बनेगा और कम टाइम ले लेगा। बस ये इसका स्टेटमेंट है। दिस लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से मेरा यही मुराद है कि उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक्टिव मासेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आया है, सिंपल वर्डिंग में इसका ये है कि रिएक्टेंट अगर ज्यादा थे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और ज्यादा वक्त ले लेगा, और रिएक्टेंट कम थे तो प्रोडक्ट कम बनेगा और कम वक्त ले लेगा। इस तरह का सिंपली ये मतलब होता है। और दूसरी बात मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से मुराद रिएक्टेंट की मिकदार है। टोटल रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसको एक्टिव मासेस कहते हैं। अब इस लॉ को एक रिएक्शन पर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन है H2I2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये 2HI बना लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन यही बता रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब तो आर का मतलब है रेट, एफ का मतलब है फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड प्रोडक्ट के बनने को कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन को ये स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, और प्रोडक्ट जो हमारे पास है कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया जाता है। और रिएक्टेंट हमारे पास क्या चीज है? हाइड्रोजन है। अच्छा, हाइड्रोजन की शुरू में 1 लिखा हुआ है तो ये इसके नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल पावर या कोफिशिएंट के तौर पर आ जाते हैं। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास आयोडीन है। ये याद रखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। आयोडीन की शुरू में भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी इसका नंबर ऑफ मोल 1 है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम लोग इक्वल और कांस्टेंट लेते हैं कि कांस्टेंट ए फॉरवर्ड रिएक्शन H2I2 पावर दोनों का 1 है। के एफ जो है के कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम लोग नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का।
तो आर का मतलब है रेट, बी का मतलब बैकवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट वापस किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। आर का मतलब रेट, बी का मतलब बैकवर्ड, इसकी जगह पर रिवर्स भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास इस वक्त ये एच आई है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं जो इक्वेशन है, इसमें ये एच आई, इसकी शुरू में ये वाला जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसके नंबर ऑफ मोल है, ये पावर के तौर पर आ जाते हैं। तो आर का मतलब रेट, बी बैकवर्ड, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए कांस्टेंट, बी के कांस्टेंट, बी बैकवर्ड रिएक्शन, एच आई स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है और इसके नंबर ऑफ मोल पावर या कोफिशिएंट के तौर पर लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 2 में ये बैकवर्ड रिएक्शन की ये वाली जो वैल्यू ये आ गई। अभी इन वैल्यूज को पुट करते हैं। आर एफ जो है ये किसके बराबर है, के एफ एच टू पावर 1 आई टू पावर इसका 1 इज इक्वल टू आर बी किसके बराबर है, ये है के बी, इक्वेशन नंबर 2 में एच आई का पावर 2। अब देख लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। ये के एफ कांस्टेंट है और इधर के बी कांस्टेंट है। के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है और के बी बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। अब ये के एफ, ये के बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आया, डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एच आई पावर 2 और H2 का कंसंट्रेशन जो है और इसी तरह I2 का जो कंसंट्रेशन है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। H2 पावर 1 उस तरफ मल्टीप्लाई थी, इक्वल की इस तरफ आया, डिवाइड हो गए, I का पावर 1। आप लोगों ने देख लिया, ये हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए, के एफ एंड के बी। ये के एफ एंड के बी जो है इसकी जगह पर एक कांस्टेंट ले लेंगे, वो है के सी। के सी इज इक्वल टू एच आई का पावर 2, एच टू का पावर 1 और आई टू का पावर भी कितना है 1 है। तो आप लोग इस वक्त देख सकते हो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गया, इसमें ये प्रोडक्ट है, ऊपर जो है प्रोडक्ट, नोमिनेटर पर प्रोडक्ट आ जाएंगे और नीचे रिएक्टेंट है डिनोमिनेटर पर। तो एक चीज में आप लोगों ने रखना है कि जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, केसी जब हम लोग लिखेंगे, तो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट नोमिनेटर पर होगा और रिएक्टेंट जो है ये डिनोमिनेटर पर होगा। और के सी खुद क्या है, के सी आप लोगों ने अभी देख लिया, के सी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बेसिकली ये के सी रेशियो है किसके बीच में, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये इनके बीच में रेशो है। जितने प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन है डिवाइड करती है रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन से, तो जो रेशो आ जाता है वो के सी। एक केमिकल इक्विलिब्रियम है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ फॉरवर्ड जब बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, इसको तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक के सी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रेशियो है बिटवीन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के लिए के सी लिखेंगे तो हम लोग के सी किस तरह लिखेंगे किसी केमिकल इक्वेशन के लिए, जैसे ये है N2 3H2 2NH3, अगर इसके लिए मैं के सी लिख लूंगा तो के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नोमिनेटर पर और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर पर। के सी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है NH3, NH3 की शुरू में 2 लिखा हुआ है तो ये इसके पावर के तौर पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की शुरू में 1 है यानी इसके नंबर ऑफ मोल 1 है तो इसका पावर भी 1 होगा। और
दूसरा रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, इसकी शुरू में 3 लिखा हुआ है तो इसका पावर भी इसी तरह 3 हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को बार-बार देखते तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये लॉ ऑफ मास सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बार-बार देखिए वीडियो को शुरू से। ये चैप्टर बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, चाहे एग्जाम के लिहाज से हो, चाहे एमसीक्यूज के लिहाज से हो। इस चैप्टर को इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरा करेंगे, बार-बार इसको देख ले आप लोग। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।